नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार पीके आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मराठा साम्राज्य का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम उनकी राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और मराठों का मुगलों के साथ संबंध पर भी विस्तृत अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये मराठा साम्राज्य का चैप्टर काफ़ी ज़्यादा जटिल है और इसकी सामग्रियाँ काफ़ी ज़्यादा बिखरी हुई हैं, इसलिए बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैंने इसे सरलतम रूप में प्रस्तुत किया है। मैंने तथ्यों को रटाने के साथ साथ विषय वस्तु पर पकड़ कर मजबूत करने पर भी काम किया है। दोस्तों, पहले हम ये समझते हैं मराठा साम्राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। मराठा साम्राज्य की उत्पत्ति के पीछे 12वीं शताब्दी के बाद चलाए गए महाराष्ट्र के क्षेत्र में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि मैंने लिखा, शिवाजी के समकालीन संत थे गुरु समर्थ रामदास, जिनका उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था। वो भी उसी मराठा संत परंपरा से आते थे। मराठा संत परंपरा में हुआ ये था कि वहाँ पर जो पारंपरिक हिंदू धर्म था, जिसमें जाति व्यवस्था बहुत ज़्यादा सुदृढ़ थी और जाति भेदभाव बहुत उच्चतम स्तर पे था, उसे यहाँ पर नकारा गया। भाईचारे की भावना का विकास किया गया, जिससे धीरे धीरे वहाँ के लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ने लगे और एक मराठा जैसी कॉमन फीलिंग आई। कालांतर में शिवाजी के योग्य नेतृत्व में यह मराठा साम्राज्य खड़ा होता है और आगे बढ़ता है और मुगलों के जैसे विशाल साम्राज्य को चुनौती प्रस्तुत करता है। अब हम शिवाजी की पारिवारिक पृष्ठभूमि समझने का प्रयास करें। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 में हुआ था। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई और उनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था। शिवाजी का जन्म शिवनेरी के किले में हुआ था, जो पुणे के पास का ही एक किला है, और उनके धार्मिक गुरु थे समर्थ रामदास। कई बार पूछता है, धार्मिक गुरु समर्थ रामदास, और राजनीतिक गुरु उनके थे दादाजी कोंडदेव। और ये पूरे लोग हैं, ये सब पुणे की रियासत में रहते थे। इसके बाद हम समझेंगे शिवाजी के प्रारंभिक महत्वपूर्ण आक्रमण। शिवाजी का प्रथम आक्रमण 1643 में बीजापुर के सिंहगढ़ पर हुआ, और इस आक्रमण के बाद तो मानो उन्होंने एक पूरे आक्रमण की श्रृंखला ही चला दी। लगातार वो किलों पर किले विजय करते गए। पुणे के आसपास के किले 1647 से 1656 के बीच तोरड़, पुरंदर, बारामती जैसे महत्वपूर्ण किलों को जीत लिया और धीरे धीरे वो अपना साम्राज्य विस्तार करने लगे। और इसी के साथ शिवाजी ने अपनी पहली राजधानी 1656 रायगढ़ में बनाई। कई बार पूछता है, शिवाजी की प्रथम राजधानी या मराठा साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी है, तो आप आंसर देंगे रायगढ़। कब बनी? 1656। अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि शिवाजी ये साम्राज्य विस्तार कैसे कर रहे हैं। तो उनकी जो सेना है, जिसको मावले कहा जाता था, ये मावले उनमें कई सेनापति उनके बहुत घनिष्ठ मित्र थे। बहुत भाईचारे की भावना से सेना के लोग लगे हुए थे या सेनापति लोग लगे हुए थे। उनमें बहुत ज़्यादा भाईचारा था, बहुत प्यार था। और दूसरी बात, वो सभी लोग हिंदू साम्राज्य या स्वराज्य को स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध थे। जैसा आपको पता होगा, जीजाबाई का शिवाजी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था और वो धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उन्होंने बचपन से ही शिवाजी के अंदर स्वराज्य की भावना भरी। उन्होंने कहा, ये मुगल जो हैं ये विदेशी हैं, ये बाहर से आए हैं, इनका साम्राज्य हटना चाहिए, हिंदू साम्राज्य स्थापित होना चाहिए, हमारा स्वराज्य आना चाहिए। और इन्हीं भावनाओं के बीच शिवाजी बड़े हो रहे थे और बीच बीच में कुछ किलों को जीतते भी जा रहे थे और धीरे धीरे उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार आगे बढ़ाया। ये भावनाएं काफ़ी मजबूत थी दोस्तों, इसे समझना पड़ेगा, क्योंकि इन भावनाओं के कारण ही उनमें आपसी भाईचारा विकसित हो रहा था। और आप शुरुआती दौर में प्राथमिक रूप में जब शिवाजी का जन्म होता है और बड़े होते हैं, तो उनका समकालीन कौन था? शाहजहां। और आपको याद होगा, शाहजहां बहुत तेज़ी से मंदिरों को तोड़ रहा था, हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा था। इससे भी यह भावना काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो रही थी। लोग महाराष्ट्र के क्षेत्र में आपस में एकजुट हो रहे थे और परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य को चुनौती मिल रही थी। अब आप देखिए, 1656 में जब रायगढ़ को राजधानी बनाई जाती है, इस समय मुगल साम्राज्य में क्या हो रहा है? उत्तराधिकार का युद्ध लड़ रहे हैं। औरंगजेब जो दक्कन का सूबेदार भी था, और इस समय 1656 के आसपास शाहजहां बीमार हो गए और औरंगजेब अपने भाइयों से लगातार युद्ध लड़ रहा है और विभिन्न युद्धों में वो उन्हें पराजित कर रहा है और मुगल साम्राज्य पे कब्जे करने का प्रयास कर रहा है। अर्थात मुगल साम्राज्य कहीं ना कहीं अस्थिर है
और इस बीच शिवाजी अपना विस्तार लगातार जारी कर रहे हैं, लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। इसको कहा जाता है कि शिवाजी ने मौके का बहुत अच्छा प्रयोग किया और धीरे धीरे अपने आप को मजबूत करते रहे। पर जैसे ही औरंगजेब मुगल साम्राज्य पर काबिज होता है, औरंगजेब मुगल साम्राज्य पर काबिज होता है, वह शिवाजी का भी प्रतिकार करेगा, क्योंकि वह जानता है कि तब तक मैं दक्षिण में विस्तार नहीं कर पाऊंगा जब तक कि शिवाजी को हराया नहीं जाएगा या उनको मारा नहीं जाएगा। और शिवाजी के महाराष्ट्र के क्षेत्र में नीचे कर्नाटक है, वहाँ पर एक शासन चलता है बीजापुर का आदिल शाही, और आदिल शाही लोग भी काफ़ी चिंतित हैं क्योंकि शिवाजी लगातार साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं। अगला चरण होगा कि फिर आदिल शाही वंश पर आक्रमण और बीजापुर को जीतना, इसका भी शिवाजी प्रयास करेंगे। तो अब हम इसके बाद अगला चैप्टर पढ़ते हैं। अगला चैप्टर जो सबसे महत्वपूर्ण है, अफजल खां का वध। अफजल खां कौन था? एक क्रूर सेनापति था, बहुत निर्दयी सेनापति था। उसकी ख्याति इसी रूप में थी उस क्षेत्र में, बीजापुर आदिल शाही वंश का सेनापति था वो। उसे बीजापुर का राजा भेजता है। कब भेजता है? 2 नवंबर 1659। दोस्तों ये कई बार प्रश्न आया है, 2 नवंबर 1659 को भेजता है। पर आपको जैसा पता होगा कि क्या आपको लगता है कि अफजल खान ने युद्ध लड़ा? नहीं, युद्ध नहीं लड़ा भाइयों, दोस्तों युद्ध नहीं लड़ा। उसने युद्ध लड़ने की जरूरत ही महसूस नहीं की। उसने प्रतापगढ़ के किले में संधि के लिए बुलाया। अब आप सोचोगे कि संधि क्यों करना चाहता है? ये भी उसकी एक धूर्त चाल थी। वो जानता था कि शिवाजी आएंगे, संधि में बिना सेना के आएंगे, और अफजल खां बहुत बलवान था, हष्टपुष्ट था, बहुत लंबी शरीर थी। उसने सोचा मैं वहीं मार दूंगा। शिवाजी को सूचना पहुंचाई जाती है। शिवाजी प्रतापगढ़ के किले में आते हैं, और प्रतापगढ़ के किले में जब वह उन्हें गले लगाने जाता है और दबा के मारने जाता है, तो कई बार प्रश्न आया है कि किससे वो हत्या करते हैं? बाघ की नख से हत्या कर देते, अफजल खां का वध कर देते। अब आप सोचिए, इतना क्रूर निर्दयी शासक का वध हो गया, हाहाकार मच गया आसपास। ये बात मुगल साम्राज्य तक पहुंची कि अफजल खां मारा गया। इसके बाद तो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया औरंगजेब। औरंगजेब ने सोचा कि इस हिसाब से तो अब मतलब इसको मारना तो बहुत जरूरी है, नहीं तो दक्कन में तो ये पूरा आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा कर लेगा। अब यहां से एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर ऑफ शाइस्ता खां। शाइस्ता खां कौन था? औरंगजेब का मामू था, उसका मामा था। औरंगजेब ने उसे दक्षिण का सूबेदार भी बनाया था, और औरंगजेब उसे कहता है दरबार में बुला के कि तुम अब शिवाजी को हराओ, किसी भी कीमत पर हराओ, और उसे हराना है, और सेना ले जाओ, लाभ लश्कर के साथ जाओ। बड़ी सेना लेकर वो जाता है। वो बड़ी सेना लेकर जाता है, और जिसमें बहुत ज़्यादा हाथी घोड़े तोपें, बहुत विशाल सेना लेकर जाता है, कहने का अर्थ है। और जाकर पुणे के किले को जीत भी लेता है। अब ये लोग सोच रहे थे कि शाइस्ता खां को मारे तो मारे कैसे मारे, क्योंकि शाइस्ता खां की सेना तो काफ़ी विशाल थी और शिवाजी की सेना तो काफ़ी छोटी थी। अब इतनी छोटी सेना शिवाजी की कैसे हरा पाएगी? तो उन्होंने एक मावलों के साथ चर्चा करके कूटनीति का रास्ता निकाला। ये कूटनीति का रास्ता क्या था कि पुणे के किले में जब वो सो रहा होगा, तब अटैक करके उसको मार देना। सहमति बन गई, और सहमति बनने के बाद ये लोग जाते हैं पुणे के किले में, उसको मारने का प्रयास भी करते हैं। शाइस्ता खां वहाँ से भागने का प्रयास करता है। तो एक कहानी आती है कि शिवाजी के तलवार की वार से शाइस्ता खां की उंगलियां कट गई, पर भागने में सफल हो जाता है, और अंततः वो औरंगजेब के दरबार में पुनः आता है, और औरंगजेब बहुत क्रुद्ध होता है। औरंगजेब जैसा निरंकुश शासक मार भी सकता है उसको, पर मारता नहीं है, क्योंकि मामू की सूबेदारी दी गई दक्षिण के बाद, बंगाल की सूबेदारी। दक्षिण से हटाकर उसको कहाँ की सूबेदारी दे दी जाती है? बंगाल की सूबेदारी आता है शाइस्ता खां को। शाइस्ता खां के हारने के बाद तो औरंगजेब और ज़्यादा चिंतित हो जाता है। दक्कन की स्थिति से वो परिचित है, क्योंकि वो वहाँ गवर्नर भी रह चुका है। जानता है बिना दक्कन को हराए साम्राज्य विस्तार हो नहीं सकता। राजस्व का एक बड़ा क्षेत्र लगातार शिवाजी के पास जा रहा है, और ज़्यादा चिंतित है। इसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है, स्टोरी ऑफ जयसिंह। स्टोरी ऑफ जयसिंह। जयसिंह कौन है समझते हैं थोड़ा। मान सिंह की फैमिली का एक राजपूत मनसबदार है, जो औरंगजेब के कोर्ट में है, बड़ा मनसबदार है, और योग्य सेनापति भी है, कुशल राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ भी है। औरंगजेब उसे बुलाता है, कहता है शिवाजी का वध करना है, तुम जाओ।
जय सिंह जाते हैं। जय सिंह शुरुआती झड़प भी होती है और अंततः देखिए यहाँ पर शिवाजी ने कूटनीति का परिचय दिया, क्योंकि शिवाजी जान रहे हैं कि बहुत बड़ी विशाल सेना है, हरा पाना संभव नहीं है। शिवाजी पुरंदर की संधि के लिए राजी हो जाते हैं। मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट संधि, भारतीय इतिहास की एक बहुत ही निर्णायक और बहुत महत्वपूर्ण संधि, 22 जून 1665 पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई? जय सिंह वर्सेस शिवाजी। इसमें हुआ क्या? कुल 35 में से 22 महत्वपूर्ण किले औरंगजेब को दे दिए गए। 22 किले दे दिए गए, वो भी महत्वपूर्ण सामरिक रूप से। कहने का अर्थ है शिवाजी की स्थिति कमजोर हुई। बदले में औरंगजेब ने क्या किया? संभाजी को बरार की जागीरदारी, एक छोटा सा क्षेत्र है बरार, मालवा का रीजन है, वहाँ की जागीरदारी दे दी, मनसबदारी जिसे कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि आपको लग रहा होगा कि शिवाजी ने ऐसा क्यों किया। क्या शिवाजी लड़ नहीं सकते थे? बिल्कुल नहीं लड़ सकते थे, विशाल सेना थी। यहाँ पर उन्होंने कूटनीति का परिचय दिया। सब कुछ खो देने से अच्छा है कुछ खो दिया जाए। बहुत बड़ी कूटनीति, आप समझिए, ये बहुत बड़ी कूटनीति। जब सब कुछ खोने से अच्छा है कुछ खो लिया जाए, इसलिए उन्होंने पुरंदर की संधि को आगे बढ़ाया। पर औरंगजेब जानता था कि शिवाजी का वध करना ही एकमात्र विकल्प है, क्योंकि वह शिवाजी के भी चरित्र से परिचित था। उसे पता था कि शिवाजी को जैसे ही मौका मिलेगा वो फिर विस्तार का प्रयास करेगा। जैसा आपको एक आप अंतर देखिए, जैसे जो राजपूत राजा हुआ करते थे, आप देखिए राजपूत राजा वो बहुत नैतिक युद्ध लड़ते थे, नैतिकता की पराकाष्ठा थी उनके युद्धों में। जैसे पृथ्वीराज चौहान जब गोरी को पहले तराइन के प्रथम युद्ध में हराता है तो गोरी भाग रहा होता है, पृथ्वीराज चौहान उसको मारता नहीं। पर आप इसके विपरीत देखिए, अफजल खां को शिवाजी ने धोखे से भी मारा, क्योंकि शिवाजी का ये पूर्ण विश्वास था मुगलों को अनैतिक रूप से भी हराना पड़ेगा। मुगलों को हराना है, चाहे वो नैतिक रूप से हराएं चाहे अनैतिक रूप से हराएं, वो जीत में विश्वास रखते थे। इसलिए उन्होंने जीतने का अधिकतम प्रयास किया, अर्थात उनके अंदर कूटनीति भी थी और युद्ध कौशल भी था। पर इसके बाद औरंगजेब क्या करता है? कहता है भाई चलो दोस्ती हो गई है, बुलाइए दरबार में। दरबार में उसे मारने की योजना है, शिवाजी को मारने की योजना है, दरबार में बुलाइए। और इसका संदेश वो भेज देता है, क्या बोलते हैं, जय सिंह के पास, कि जय सिंह उन्हें मनाओ और ले आओ दरबार में, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, दोस्ती हुई है, मिलेंगे, कुछ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, अच्छा लगेगा। अब उनके पास ये बात पहुंचा देता है। जय सिंह कहता है कि बादशाह का आदेश है, या कह दीजिए विनम्र निवेदन है, आदेश कहना ठीक नहीं होगा, विनम्र निवेदन है, आपसे मिलना चाहते हैं, आप लोग आइए वहाँ पर। शिवाजी ने मना कर दिया, क्योंकि वो धूर्त औरंगजेब की चालों को जानते थे। परंतु जय सिंह ने कहा मेरे विश्वास पर चलिए, मैं आपकी रक्षा करूँगा। और वो समय ऐसा था कि राजपूत की ज़बान का बहुत महत्व था, जान जाए पर ज़बान न जाए, अर्थात राजपूत की ज़बान पर विश्वास करते हुए वो जय सिंह की बात से सहमत हो गए। बादशाह के निवेदन पर वो क्या कहते हैं, यहाँ पर औरंगजेब के दरबार में आए। तो कब आए? कई बार परीक्षा में आता है, 1666 एडी में। 1666 एडी में वो आए। शिवाजी अपने 6 वर्षीय बालक शंभू जी के साथ औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुए। और औरंगजेब देखिए, दीवाने खास में ना मिलकर दीवाने आम में मिल रहा है, उनका अपमान कर रहा है। परिणाम स्वरूप, प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने मतलब वहाँ पर विरोध भी किया शिवाजी ने, और गुस्से में आकर जयपुर हाउस में शिवाजी को कैद कर लिया। अब समय आ गया है जय सिंह अपने राजपूत वचन का पालन करे, और वैसा उसने किया भी। और जयपुर हाउस से भागने में जय सिंह ने शिवाजी की मदद की, और शिवाजी वहाँ से भागने में सफल हुए और वो पूना पहुँच गए। कहने का अर्थ है कि शिवाजी जब पूना दोबारा आते हैं तो जैसे ही वो पूना पहुँचते हैं, उसके पहले आप देखिए कि विभिन्न युद्धों में उन्होंने बहुत से क्षेत्र खोए थे पुरंदर की संधि बंदी में। तुरंत वो सूरत की दूसरी लूट करते हैं, सेकेंड लूट ऑफ सूरत 1670। तो क्वेश्चन बनता है प्रथम लूट कब हुई थी? 1664। दोनों याद रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1664 प्रथम युद्ध, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, 1664 प्रथम युद्ध, और 1670 सूरत की द्वितीय लूट। प्रथम लूट 1664 और द्वितीय लूट 1670, और वहाँ से चौथ भी ली गई। चौथ क्या होता है मित्रों? कई बार परीक्षा में आया है। चौथ होता है विजित क्षेत्रों से लिया जाने वाला कर।
अब इसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर ऑफ तानाजी। तानाजी कौन? ये जो मूवी आई थी अजय देवगन, जिसमें हीरो थे अजय देवगन वाले, उन्हीं पर आधारित है तानाजी, यहीं के वो कैरेक्टर हैं। चैप्टर ऑफ तानाजी एवं सिंहगढ़ किले की विजय। सिंहगढ़ का किला था कहाँ? जहाँ शिवाजी रहते थे उसी के सामने दिखता था। और वहाँ पर चूंकि उनकी माँ बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी और हिंदू साम्राज्य स्थापित करने के लिए वो प्रतिबद्ध भी थी, तो वो जो नीला झंडा उन्हें बार बार दिखता था सिंहगढ़ के किले पे, वो उन्हें कचोटता था। बहुत बार दुखी भी रहती थी उस, मतलब कई बार सुबह उठती थी तो वही दिखता था। तो उन्होंने इस बात को शिवाजी ने देखा था, महसूस किया था शिवाजी। तो उन्होंने कहा कि माता मैं उस दुर्ग को जीतूंगा। अपने सारे मावलों को बुलाते हैं, सैनिकों को बुलाते हैं और कहते हैं कौन सिंहगढ़ का किला जीत सकता है। तो तानाजी खड़े होते हैं कि मैं जीतूंगा। तानाजी जाते हैं, सिंहगढ़ के किले को जीतते हैं और युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु भी हो जाती, अर्थात वे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। परंतु इसी संदर्भ में एक बात आती है, गढ़ आया पर सिंह गया। गढ़ अर्थात किला आया, सिंह अर्थात तानाजी गया। परंतु इस किले को जीतने का भारतीय इतिहास में इतना महत्व है कि इसके बाद तो मानो कि पुरंदर की संधि कूड़ा कचरा हो गई। शिवाजी लगातार साम्राज्य विस्तार जारी रखे हुए हैं और इसके बाद वो अपने राज्याभिषेक की तैयारी करते हैं। अब एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है, शिवाजी का राज्याभिषेक। कब हुआ? 14 जून 1674। मित्रों, ये प्रश्न कई बार आया है। 14 जून 1674 कहाँ पर हुआ? रायगढ़ के किले में। ये वही रायगढ़ का किला है जहाँ 1656 में राजधानी बनी थी और उन्होंने छत्रपति की उपाधि ली। और उनका जो राज्याभिषेक किया वो बनारस के गंगा भट्ट ब्राह्मण ने किया और उन्हें सिसोदिया वंशी छत्री घोषित किया। और इसी के साथ उन्होंने हिंदू धर्मोद्धारक, हिंदू पदपातशाही आदि की उपाधियाँ भी ली। इसके बाद भी शिवाजी शांत नहीं बैठे। अब शिवाजी ने अपना अंतिम अभियान किया। अंतिम अभियान इसलिए क्योंकि उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और वह अंतिम अभियान है बीजापुर का अभियान 1677। मित्रों, कई बार आता है बीजापुर का अभियान या अंतिम अभियान शिवाजी का कौन सा? 1677 बीजापुर। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि बीजापुर का जो अभियान था, उस अभियान में उन्होंने कूटनीति का परिचय दिया पुनः, क्योंकि जानते थे कि बीजापुर को हराना आसान नहीं है। एक विशाल सेना है और उसे हराना आसान नहीं, तो मुगलों का समर्थन भी है। तो उन्होंने गोलकुंडा, बगल की एक रियासत थी गोलकुंडा, उसके 2 मंत्री थे, मदन्ना और अखन्ना, हिंदू मंत्री थे। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि मदन्ना और अखन्ना किसकी कोर्ट में थे? गोलकुंडा में थे। उन्होंने उनसे संधि की कि मिलकर चलो बीजापुर जीत लेते हैं और जीतने के बाद आपस में बांट लिया जाए। मदन्ना खन्ना तैयार भी हो जाते हैं और इसके बाद बीजापुर की आंशिक विजय की जाती है। और इसके बाद एक भारत भूमि के एक वीर पुत्र का 1680 में निधन हो गया। भारत भूमि के एक वीर पुत्र का 1680 में निधन हो गया और इसी के साथ साथ शिवाजी का प्रारंभिक जो राजनीतिक विस्तार था वो यहीं समाप्त हो जाता। मित्रों, इसके साथ मैं यहीं पर इसे विराम कर देता हूँ। अगले वीडियो में हम लोग शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था भी पढ़ेंगे। और एक लास्ट बात मैं बताना चाहता हूँ, इस संदर्भ में जदुनाथ सरकार की एक अंतिम टिप्पणी के साथ इसे समाप्त करूँगा। मैं शिवाजी को हिंदू प्रजाति का अंतिम हीरा मानता हूँ। यह मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि जदुनाथ सरकार आधुनिक भारत में मुगलों के पतन और मराठाओं के इतिहास को लिखने में एक महत्वपूर्ण इतिहासकार है जो कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। धन्यवाद।